हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, हेडिंग है संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम। कौन सी? संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम। आज की क्लास में मैं संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बता दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बार फिर से चर्चा सुन लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात के खंड 12, जिसका शीर्षक था भविष्य, कहा गया सबसे बड़ा काम शैक्षिक प्रामाण्य की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना। उस बुनियाद को जिसमें इस शताब्दी के अंत तक लगभग 100 करोड़ लोग होंगे, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो इस प्रामाण्य के शिखर पर हों वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृति के मूल स्रोत ने भली भांति सिंचित कर रखा है, लेकिन विदेश अध्यापन और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया है। अब मानव संसाधन विकास का राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनः प्रारंभ होना चाहिए, जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए। यहाँ तक मैंने बता दिया था। इस महान उद्देश्य की समाप्ति हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समान शैक्षिक अवसरों का प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विशेष समूहों को संतुष्ट करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं। तो आज की हेडिंग है संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम। तो कार्यक्रम के में क्या कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार विशेष समूह को संतुष्ट करने के लिए संवैधानिक शैक्षिक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। तो शैक्षिक कार्यक्रम निम्नलिखित क्या है? महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट नंबर का, पहली हेडिंग है महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जा रहा है। किसका? फिर से समझें। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए साधन के रूप में किया जा रहा है। अतीत से चली आ रही विरक्तियां और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होने वाले परिवर्तन में देखा जा रहा है। जो आज हमें महिलाओं की शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिला है, वो बहुत एक अच्छा और एक कुशल कारगर हो सकता है। एक महात्मा गांधी ने की नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक परिभाषा दी थी जो राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाती है। उन्होंने कहा कि हमें समाज में 100 पुरुषों की समाज के निर्माण के लिए 100 शिक्षित पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 10 शिक्षित स्त्रियों की आवश्यकता, जिससे समाज का निर्माण हो सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था द्वारा ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनसे महिलाएं जो अब तक अबला मानी जाती रही हैं, जो अब तक महिला अबला, क्या मतलब? अबला माना होते ही कमज़ोर मानी जाती रही हैं, सामर्थ्यवान हों, अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं और शक्तिशाली भी और सशक्त हों। महिला समानता के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पाठन सामग्री की पुनर्रचना, अध्यापकों तथा प्रशासकों का पुनः प्रशिक्षण किया जाए। इसकी पुनर्रचना के लिए अध्यापकों तथा प्रशासकों का पुनर्प्रशिक्षण किया जाए, यानी जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं पहले से, उनका और प्रशासक देखरेख करने वालों को भी पुनः प्रशिक्षण
किया जाए और हमेशा उनकी ट्रेनिंग होती रहे। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इस पूर्ण कृति संकल्प होकर इसे पूर्ण कृति यानी कर्तव्यपूर्ण संकल्प होकर किया जा रहा है। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ चर्चा के रूप में प्रोत्साहित दिया जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के कार्यक्रम शुरू किए जाए। शिक्षा संस्थाओं में महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को आगे शिक्षा में उन्नति और अवनति हो सके। आज की क्लास हम सेकंड सेमेस्टर की समाप्त करते हैं। कल की क्लास में आपको हम इसी पॉइंट की इसी हेडिंग की दूसरी हेडिंग अनुसूचित जातियों की शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि अनुसूचित जातियों को शिक्षा कैसे और कहाँ किन किन तथ्यों पर देने का प्रावधान संविधान में किया गया है और संविधान के अंतर्गत ही आपकी ये विषय की सूची आ जाती है। मैंने इससे पहले संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में अध्ययन कराया था। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर।